Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Here in this video we will study chapter number 11 from Fundamental of Agriculture book अरुण कार्तन वॉल्यूम 1 और चैप्टर नंबर 11 जो है दैट इज़ असेसमेंट ऑफ एकोनॉमिक इंस्ट्रक्शंस। इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो ये जो चैप्टर है असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंस्ट्रक्शंस, इसमें हमको बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं जिनके हेल्प से हम अपनी जो ईल्ड है उसको असेस कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे अपनी ईल्ड को असेस कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी पता कर सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले आई एडवाइज़ यू वन थिंग दैट कि अगर आपने चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ इस बुक का जो चैप्टर 2 है क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 इसी क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न, ओके, जिसमें हमने इंटरक्रॉपिंग को डिस्कस करा था। डिफरेंट टाइप्स की इंटरक्रॉपिंग होती हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग होती हैं, ये सब हमने उस चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करा है। तो होप सो अगर आपको वो चैप्टर अच्छे से क्लियर है तभी आपको ये चैप्टर भी समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले जो हेडिंग है दैट इज़ असेसमेंट ऑफ कंपटीशन एंड ईल्ड एडवांटेज। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम अपनी ईल्ड एडवांटेज पता कर सकते हैं। तो पहला है यहाँ पे LER दैट इज़ लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो समझने से पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ ये दो फील्ड हैं हमारे, फील्ड फर्स्ट फील्ड एंड दिस इज सेकंड फील्ड। फर्स्ट फील्ड में हमने जो क्रॉप लगाई है वो एक ही क्रॉप लगाई है, फॉर एग्जांपल वीट हमने लगाया है सिंगल। और सेकंड जो प्लॉट है वहाँ पे हमने वीट लगाया है, एक रो वीट की है, सेकंड क्रॉप हमने लगाई मस्टर्ड की। इस तरह हमने कोई थर्ड क्रॉप किसी तीसरे क्रॉप की लगाई है, मीन्स हमने यहाँ पे करी है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, दैट इज़ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब समझ गए होंगे ना, व्हेन वी ग्रो मोर देन 2 क्रॉप्स इन अ फील्ड दैट इज़ कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो जब हम इस तरह से प्लांट को लगाते हैं दैट इज़ रिफर्ड एज इंटरक्रॉपिंग, और जब हम एक फील्ड में एक ही क्रॉप लगाते हैं दैट इज़ मोनोक्रॉपिंग। अब लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या होता है कि हमने जब एक क्रॉप को एक फील्ड में लगाया तो उसकी ईल्ड क्या निकलेगी, कुछ और होगी। और जब हमने वही क्रॉप जब हमने इंटरक्रॉपिंग में चेक करेंगे यानी इस फील्ड में वीट की ईल्ड क्या थी और उस वाले फील्ड में जो वीट की ईल्ड थी वो क्या थी, वो अलग होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने वीट को इंटरक्रॉपिंग में ग्रो कराया, यहाँ पे उसकी ईल्ड कुछ और होगी, और सिंगल जब हमने उसको क्रॉप को ग्रो करा था उसकी ईल्ड तब कुछ और होगी। तो ये इस तरह का जो डिफरेंस क्रिएट होता है ये जनरली होता ही है। और हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं कि सेम ईल्ड कैसे आएगी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो से। तो समझते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो में क्या लिखा है। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो को हम शॉर्ट में LER बोलते हैं, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। इट डिनोट्स रिलेटिव लैंड एरिया अंडर सोल क्रॉप रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम यील्ड एज ऑब्टेन अंडर अ मिक्स्ड और ए इंटरक्रॉपिंग सिस्टम एट सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने देखा कि एक फील्ड में हमने सोल क्रॉप ग्रो करी थी और एक फील्ड में हमने इंटरक्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग हमने ग्रो करी थी, और कितना रिलेटिव लैंड चाहिए होता है। ठीक है, रिलेटिव लैंड कितना चाहिए ताकि वही सोल क्रॉप की हमको एग्जैक्ट सेम ईल्ड ऑब्टेन हो जो कि हमको मिक्स्ड क्रॉपिंग में ऑब्टेन होती है। यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो हमको ईल्ड ऑब्टेन हुई है वही ईल्ड हमको इस वाले फील्ड में भी ऑब्टेन हो, तो इसके लिए हमको एरिया बढ़ाना पड़ेगा। कितना एरिया हमको बढ़ाना पड़ा, रिलेटिव लैंड कितना चाहिए जिसके कारण वही ईल्ड हमारी वापस हमको वही मिले, दैट इज़ द लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। इट इज़ द रेशियो ऑफ लैंड रिक्वायर्ड बाय प्योर क्रॉप टू प्रोड्यूस द सेम यील्ड एज दैट ऑफ इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, कितनी ज़मीन चाहिए प्योर क्रॉप वाले फील्ड को ताकि वो सेम यील्ड प्रोड्यूस करके दे जैसे कि हमको इंटरक्रॉपिंग में मिल रही थी। तो ये होता है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का, LA + LB। तो जो LA है यानी YA/SA, इसका मतलब क्या हुआ, YA का मतलब होता है यील्ड ऑफ इंडिविजुअल क्रॉप A एंड B रिस्पेक्टिवली मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर यानी इंटरक्रॉपिंग में जो यील्ड आई थी वो, और S का मतलब होता है सोल या फिर प्योर स्टैंड। ठीक है, जो सोल क्रॉप की यील्ड थी वो क्या थी, प्लस YB/SB। तो YB क्या है, यील्ड ऑफ क्रॉप B
in the mixture और SB is the yield of crop B in pure stand। इस तरह से हम LA और LB का वैल्यू निकालेंगे और जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब सपोज कि जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो की जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आई है 1.1, यानी 1.1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो 1.1 का मतलब है ये है टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड मिक्सचर यील्ड बाय ग्रोइंग इन प्योर स्टैंड वुड रिक्वायर 10% मोर लैंड। तो यहाँ पे 10% ज़्यादा लैंड की आवश्यकता होती है। सो दस इट गिव्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द competitive ability of the component crop। इट ऑल्सो गिव्स एक्चुअल यील्ड एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग। तो यहाँ पे हमको एक्चुअल यील्ड एडवांटेज जो था इंटरक्रॉपिंग का वो भी पता चला। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अगर जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, इसका दूसरे भाषा में हम क्या समझ सकते हैं, इसका मतलब अदर वर्ड्स में कि जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इट इज़ अ यूनिट टू मेजर द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट इंटरक्रॉपिंग सिस्टम बाय कन्वर्टिंग द प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ लैंड एकरेज। यहाँ पे हम प्रोडक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं लैंड एकरेज, मतलब कि इतना प्रोडक्शन है तो इसके लिए लैंड कितना होना चाहिए। इस तरह से हम लैंड इक्विवेलेंट रेशियो को समझ सकते हैं। और लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो है वो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी को असेस करने में हेल्प करता है। और अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1 से ज़्यादा है इसका मतलब हमारी इंटरक्रॉपिंग सही चल रही है, इट इज़ बेनिफिशियल। नेक्स्ट टर्म आता है रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट RCC। ये क्या होता है? RCC यानी रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट जो था इट इज़ प्रपोज बाय डी विल्ट इन द ईयर 1960। साइंटिस्ट हैं डी विल्ट, 1960 में इसको जो टर्म है इसको प्रपोज करा था। अब ये होता क्या है RCC रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या है? इसमें हमने देखा कि जैसे हमने अर्लियर जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो था उसमें हमने देखा कि एक फील्ड में हमने सोल क्रॉप ग्रो करा है, एक में हमने इंटरक्रॉप ग्रो करा है। अब यहाँ से यील्ड जो आती है वो थोड़ी अलग आती है। सपोज प्योर स्टैंड की यील्ड कुछ और थी और जो क्रॉप हमने प्योर स्टैंड में ग्रो करी है उसकी यील्ड मिक्सिंग यानी इंटरक्रॉपिंग वाली फील्ड में कितनी रही थी, तो क्या ज़्यादा थी क्या कम थी, ये पता करने के लिए हम RCC यानी रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट से पता लगाते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ यूज्ड इन रिप्लेसमेंट सीरीज और इंटरक्रॉपिंग। रिप्लेसमेंट सीरीज़ अगर आपने चैप्टर नंबर 2 अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा रिप्लेसमेंट सीरीज़ क्या होता है। 2 तरह की सीरीज़ होती है, रिप्लेसमेंट सीरीज़ होती है और एडिटिव सीरीज़ होती हैं। तो आप पहले अच्छे से वो चैप्टर पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। होप सो आपको क्लियर है पॉइंट। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है इट इंडिकेट वेदर अ सीरीज और अ क्रॉप व्हेन ग्रोन इन मिक्स्ड पॉपुलेशन हैज़ प्रोड्यूस मोर और लेस यील्ड देन द एक्सपेक्टेड इन द प्योर स्टैंड। यानी अगर हम किसी क्रॉप को इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग में ग्रो करते हैं तो उसकी यील्ड जो है प्योर स्टैंड से कितना एक्सपेक्टेड कम रही और कितनी ज़्यादा रही, इसको बोलेंगे RCC रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है 55-50 का मिक्सचर है। इसके लिए हम जो RCC निकालेंगे उसके फॉर्मूला ये है, दिया है फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज़ मिक्सचर यील्ड ऑफ A डिवाइड बाय प्योर स्टैंड यील्ड ऑफ A माइनस मिक्सचर यील्ड ऑफ A। यानी तो यहाँ पे कुछ कोटेशंस दिए हैं, इनको अच्छे से देख लेते हैं। YAB इसका मतलब होता है मिक्सचर यील्ड ऑफ क्रॉप A क्रॉप ग्रोन विथ B। और YBA जब B पहले होगा तो हम देखेंगे मिक्सचर यील्ड ऑफ B क्रॉप ग्रोन विथ A। और YAA का मतलब है यील्ड इन प्योर स्टैंड ऑफ क्रॉप A। और YBB का मतलब होगा यील्ड इन प्योर मिक्सचर ऑफ क्रॉप B। और ZAB और ZBA का मतलब क्या है? ZAB इसका मतलब है प्रपोर्शन ऑफ सोन स्पीशीज A इन अ मिक्सचर विद B। और ZBA का मतलब है प्रपोर्शन ऑफ सोन स्पीशीज B इन मिक्सचर ऑफ A। तो ये फॉर्मूला होता है RCC कैलकुलेट करने का। RCC जो होता है क्राउडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। ये जो रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट होता है और जो हमने इससे पहले लैंड इक्विवेलेंट रेशियो पढ़ा था, ये दोनों ही क्या करते हैं? यील्ड एडवांटेज को डिनोट करते हैं। बट only land equivalent ratio gives the magnitude of the advantage. Therefore, land equivalent ratios prefer to assess the computation effect and the yield advantage in intercropping. अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो है, क्योंकि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो होता है ये क्या असेस करता है? कंपटीशन इफेक्ट को भी असेस कर सकते हैं हम
प्लस जो ईल्ड एडवांटेज हो रहा है हमारी इंटरक्रॉपिंग में उसको भी हम एसेस कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ एग्रेसिविटी। तो तीसरा टर्म जो है वो है हमारा एग्रेसिविटी। एग्रेसिविटी दिस इज़ प्रपोज्ड बाय मैकगिलक्रिस्ट इन द ईयर 1965। ओके, ये साइंटिस्ट हैं और किस साल प्रपोज करा था, 1965 में। इससे पहले हमने आरसीसी के बारे में पढ़ा था। आरसीसी वॉज प्रपोज बाय डी विल्ड इन द ईयर 1960 एंड एग्रेसिविटी प्रपोज बाय मैकगिलक्रिस्ट इन द ईयर 1965। एग्रेसिविटी क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ हाउ मच द रिलेटिव yield इंक्रीज इन अ कंपोनेंट ए इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ कंपोनेंट बी। मतलब दो कंपोनेंट हैं यहाँ पे ए और बी, उन दोनों कंपोनेंट का जब हमने मिक्सचर बनाया तो कितनी जो ईल्ड में इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है, जो रिलेटिव ईल्ड इंक्रीज़ हुई थी वो कितना इंक्रीज़ हुई, दैट इज़ एग्रेसिविटी। ये इसका फॉर्मूला है मिक्सचर ईल्ड ऑफ ए डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड ईल्ड ऑफ ए माइनस मिक्सचर ईल्ड ऑफ बी डिवाइड बाय द एक्सपेक्टेड ईल्ड ऑफ बी। इसी फॉर्मूले से हम जो है एग्रेसिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है कि जो एग्रेसिविटी होती है ये बेसिकली किस चीज़ को सिग्निफाई करती है। तो इससे पहले जब हमने आरसीसी के बारे में पढ़ा था, जो आरसीसी होता है वो रिप्लेसमेंट सीरीज़ में यूज़ करा जाता है। सी आरसीसी यूज्ड इन रिप्लेसमेंट सीरीज ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इन सेम वे ये जो एग्रेसिविटी होता है ये भी हम रिप्लेसमेंट सीरीज़ में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्रेसिविटी एंड क्राउडिंग कोएफिशिएंट कैन बी यूज इन द रिप्लेसमेंट सीरीज़, जबकि जो LER था लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होता है ये रिप्लेसमेंट सीरीज़ और एडिटिव सीरीज़ दोनों में ही यूज़ होता है। तो आपने चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं रिप्लेसमेंट सीरीज़ क्या होता है और एडिटिव सीरीज़ क्या होता है, ठीक है। तो LER जो है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो वो दोनों ही केस में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हमारा टर्म आता है, फोर्थ वन इज़ द कंपटीशन इंडेक्स विच इज़ गिवन बाय डोनाल्ड इन द ईयर 1963। शुरू करते हैं कंपटीशन इंडेक्स के बारे में। इट इज़ मेजर टू फाइंड आउट द यील्ड ऑफ वेरियस क्रॉप्स when grown together as well as separately। मीन्स अगर हम किसी क्रॉप को, किसी भी फसल को साथ में ग्रो कर रहे हैं किसी के, या फिर उसको सेपरेटली अलग से ग्रो कर रहे हैं, साथ में ग्रो कर रहे हैं मीन्स उसको इंटरक्रॉपिंग में ग्रो कर रहे हैं, या उसको सेपरेटली एज ए सोल क्रॉप की तरह ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी जो यील्ड हम फाइंड आउट करते हैं ना वो हम करेंगे कंपटीशन इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मेंशन भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इट इज़ अ मेजर टू फाइंड आउट द यील्ड, ठीक है। यहाँ पे हम यील्ड को फाइंड आउट करते हैं बाय ऑफ वेरियस क्रॉप्स व्हेन दे ग्रोन टुगेदर एज वेल एज सेपरेटली। तो हम यील्ड निकालते हैं यहाँ से, ओके। इट इंडिकेट द यील्ड per plant of different crops in mixture and their respective pure stand on an unit area basis. If the yield of any crop grown together is less than its respective yield in pure stand, then it is harmful association, but on increased yield means profit business. So यहाँ पे जो मीनिंग है वो बहुत सिंपल है। कंपटीशन इंडेक्स में हम क्या करते हैं, एक हमारे पास जो फील्ड है उसमें हमने क्रॉप को ग्रो करा है सोल, ठीक है, सोल क्रॉप या फिर हमारी जो प्योर क्रॉप है वो ग्रो हो रही है। लेकिन हमारा जो दूसरा फील्ड है वहाँ पे हमने मिक्सचर में ग्रो करा है, मिक्स क्रॉपिंग या यू कैन से सिंपली इंटरक्रॉपिंग करी है। और कंपटीशन इंडेक्स में क्या होगा कि कंपटीशन इंडेक्स में हम दोनों की यील्ड जो है निकाल सकते हैं। यील्ड को फाइंड आउट करना होता है, चाहे हमने क्रॉप को सिंगली सेपरेटली ग्रो करा है या फिर उसको टुगेदर यानी मिक्स क्रॉपिंग में ग्रो करा है। और अगर यील्ड जो होती है द यील्ड ऑफ एनी क्रॉप ग्रोन टुगेदर इज़ लेस, अगर हमने किसी साथ में, टुगेदर का मतलब है मिक्स क्रॉपिंग में क्रॉप ग्रो करी है और उसकी यील्ड अगर लेस है यानी कम है, और जो सोल क्रॉप की यील्ड है वो ज़्यादा है, सोल क्रॉप की यील्ड हो गई और ये मिक्स क्रॉपिंग की यील्ड हो गई, तो इस तरह का जो ये है पैटर्न है ये डिज़ायरेबल नहीं है। इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, इट इज़ हार्मफुल एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पे यही मेंशन है कि ये हार्मफुल एसोसिएशन है, ठीक है। लेकिन अगर यील्ड ज़्यादा है तो ठीक है, तो पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। यानी किसकी यील्ड ज़्यादा होनी चाहिए, टुगेदर यानी मिक्स क्रॉपिंग की यील्ड जो है हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी अच्छा है, वरना वो हार्मफुल एसोसिएशन होता है। अब आगे चलते हैं अपने फिफ्थ टर्म में, दैट इज़ द कंपटीशन रेशियो। कंपटीशन रेशियो इज गिवन बाय विली एंड राव इन द ईयर 1980।
तो अभी तक हम जितने भी टर्म्स पढ़ रहे हैं उनके रिलेटेड साइंटिस्ट और उनका ईयर ध्यान रखना है, याद रखना है। तो कंपटीशन इंडेक्स डोनाल्ड ने दिया था और कंपटीशन रेशियो ये विली एंड राव ने 1980 में दिया था। कंपटीशन इंडेक्स में ये फॉर्मूला होता है YAB डिवाइड बाय YAA मल्टीप्लाई ZAB, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड बाय YBA डिवाइडेड बाय YBB इंटू ZBA। ओके, तो ये सब जो चीज़ें हमने अभी रेशियो में पढ़ा, ये सब क्या है, ये है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। ओके, जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियोज होते हैं उनका भी यहाँ पे रेशियो करा गया है एंड दैट इज़ बिकम कंपटीशन रेशियो। यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा है, इट इज़ सिंपली द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल लैंड इक्विवेलेंट रेशियोज टू द टू component crops but correcting for the proportion in which they were initially sown। सिंपली लैंड इक्विवेलेंट रेशियोज का भी यहाँ पे क्या होता है, रेशियो कर दिया जाता है। इट इज़ अ रेशियो इंडिविजुअल LER, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियोज होते हैं दो क्रॉप्स के, उनका यहाँ पे रेशियो कर दिया जाएगा एंड दैट विल बिकम द कंपटीशन रेशियो। डोंट कंफ्यूज, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कंपटीशन इंडेक्स। कंपटीशन इंडेक्स में अलग था, कंपटीशन इंडेक्स जो डोनाल्ड ने दिया था उसमें हम ईल्ड निकालते हैं। व्हाट वी डू हियर, वी फाइंड द ईल्ड ऑफ वेरियस क्रॉप्स, चाहे हम क्रॉप्स को सेपरेटली ग्रो कर रहे हैं या टुगेदर ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे हम उनकी ईल्ड को फाइंड आउट करेंगे। दैट इज़ द कंपटीशन इंडेक्स। और कंपटीशन रेशियोज जो हम बोल रहे हैं ना, वहाँ पे हम लैंड इक्विवेलेंट रेशियो की बात कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म 6th वन, दैट इज़ द कंपटीशन कोफिशिएंट। ओके, अब कंपटीशन कोफिशिएंट में क्या होता है, द रेशियो ऑफ रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। अभी हमने जो RCC पढ़ा था उसका यहाँ पे रेशियो बनाएंगे, यानी जो कंपटीशन कोफिशिएंट है CC इज इक्वल टू RCC ऑफ अ गिवन स्पीशीज डिवाइड बाय द टोटल RCC ऑफ ऑल क्रॉप्स इन द मिक्सचर। ये इसका फॉर्मूला आता है। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द रिलेटिव क्राउडिंग फ्रॉम which maximum yield can be obtained without any adverse effect on any of the species। तो किस तरह से हम क्रॉप्स को ग्रो करें ताकि हमको मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन हो और किसी भी क्रॉप स्पीशीज़ पे एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, तो उसका जो तरीका है फाइंड करने का, दैट इज़ द कंपटीशन कोफिशिएंट, जहाँ पे हम RCC का रेशियो करते हैं। ओके, तो ये टोटल 6 हमने टर्म्स पढ़े हैं, ये सारे जो टोटल 6 हमने टर्म्स पढ़े हैं अगेन रिवाइज करते हैं। टोटल 6 में हमने सबसे पहला पढ़ा था लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो LER। उसके बाद हमने पढ़ा रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट, रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट। दैन हमने पढ़ा एग्रेसिविटी। ओके, एग्रेसिविटी के बाद हमने ये पढ़ा कंपटीशन इंडेक्स, फिर हमने पढ़ा कंपटीशन रेशियो, फिर हमने पढ़ा कंपटीशन कोफिशिएंट। ये टोटल जो 6 हमने पढ़े थे ये सब हमारे जो क्रॉप्स की जो कंपटीशन होता है और यू कैन से क्रॉप की जो यील्ड होती है उसको एसेस करने के लिए होते हैं। ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। अब जो हमको स्टार्ट करना है दैट इज़ असेसमेंट ऑफ लैंड यूज एंड प्रोडक्टिविटी इन मल्टीपल क्रॉपिंग। अब जब भी हम कोई इंटरक्रॉपिंग करते हैं और स्पेशली मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, उस टाइम पे हमारा जो क्रॉप्स हम वहाँ लगाएंगे उसमें लैंड का क्या यूज़ हो रहा है और प्रोडक्टिविटी का क्या रोल है, उसको भी असेस करना होता है। अभी तक हमने यील्ड और कंपटीशन असेस करा है, नाउ वी आर गोइंग टू असेस द लैंड यूज एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वन है दैट इज़ द मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स विच इज़ गिवन बाय डेलरिम्पल इन द ईयर 1971। मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स में क्या होता है, it measures the sum of areas planted to different crops and harvested in a single year divided by the total cultivated area times 100. Okay, like here you can see the formula of MCI, that is multiple cropping index। तो जो MCI है मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स, इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे सिंपल मेंशन है। क्या होता है MCI की डेफिनेशन कहती है, इट मेजर्स द सम ऑफ एरियाज प्लांटेड टू डिफरेंट क्रॉप्स। ठीक है, समीशन जो बना है, समीशन का मतलब क्या होता है, सम करना। हम सम करेंगे एरिया प्लांटेड बाय डिफरेंट क्रॉप्स एंड हार्वेस्टेड इन सिंगल ईयर। कितने एरिया में हमने क्रॉप्स को प्लांट करा है उनको हम हार्वेस्ट करेंगे सिंगल ईयर में। तो AI, A इज़ फॉर एरिया एंड I इज़ फॉर हार्वेस्टिंग। उसको हम डिवाइड करेंगे किससे,
डिवाइड बाय टोटल कल्टिवेटेड एरिया, टोटल कल्टिवेटेड एरिया हो गया कैपिटल ए एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यही इसका फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हो, यही इसका फॉर्मूला है। समीशन ए आई हो गया, फिर अपॉन में कैपिटल ए है और इंटू 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे एन जो है, स्मॉल एन का मतलब क्या है, समीशन में जो है 1 to n है। एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स कितने हैं, और ए आई है एरिया ऑक्यूपाइड बाय द ith क्रॉप, एंड ए मीन्स टोटल लैंड, ठीक है। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स निकालने का तरीका होता है, दिस इज द फॉर्मूला। और ये तरीका है टू असेस द लैंड यूज एंड प्रोडक्टिविटी इन मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स। ओके, ये जो टर्म है ये दिया है मेनिगे एट ऑल 1978 में। ओके, द क्रॉपिंग इंटेंसिटी टर्म वाज गिवन बाय मेनिगे एट ऑल 1978. It assesses a farmer's actual land use in area and time relationship for each crop or group of crops compared to total available land area and the time, including land temporarily available for the production. अब इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आया, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स ये वो इंडेक्स है जो एक्चुअल में बताता है कि फार्मर का कितना लैंड यूटिलाइज हो रहा है और कितने टाइम के लिए हमने उस वहाँ पे पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करा है, ग्रुप ऑफ क्रॉप या पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करा है, एज़ कम्पेयर टू टोटल अवेलेबल लैंड कितना था और टाइम कितना है। मतलब समझ रहे हैं ना, किसी भी क्रॉप को जो टोटल अवेलेबल लैंड चाहिए और कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का जो रेशियो है दैट इज़ कि फार्मर ने एक्चुअली में कितना एरिया में और कितने समय के लिए जो क्रॉप ग्रो करी, इसका जो टाइम रिलेशन होता है, एरिया और टाइम रिलेशन फॉर ईच क्रॉप, ठीक है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि एक्चुअल फार्मर ने कितने एरिया में क्रॉप ग्रो करी थी, कितने टाइम के लिए, दैट इज़ नोन एज क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स। और ये इसका फॉर्मूला होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स का। और एक्चुअल में जो हम किसी भी एफिशिएंट क्रॉपिंग जोन को जज करते हैं वो इसी के थ्रू जज करते हैं। यहाँ नीचे मेंशन है एफिशिएंट क्रॉपिंग जोन इज़ जज बाय, ये दो चीज़ें होती हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट इज़ CII यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स और लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। तो जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो हमने पढ़ा था, यील्ड और कंपटीशन को असेस करते हैं, और जो CII दैट इज़ क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स है जो कि लैंड को असेस करता है, ये दोनों ही जो है एफिशिएंट क्रॉपिंग जोन को जज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब आप देखते हैं अपना तीसरा टर्म, दैट इज़ द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ऑल्सो नोन एज इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। इसका फॉर्मूला है टोटल क्रॉपिंग एरिया डिवाइड बाय द नेट कल्टिवेटेड एरिया इंटू 100। टोटल क्रॉपिंग एरिया को यहाँ पे हमने जो हम पूरी क्रॉप साइकिल्स होती हैं उससे यहाँ पे समझते हैं। जैसे हम कोई भी क्रॉप की साइकिल स्टार्ट करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द खरीफ सीज़न। पहले हम खरीफ सीज़न में कोई क्रॉप ग्रो करेंगे, खरीफ के बाद आता है यहाँ पे रबी, ठीक है, विंटर सीज़न, उसके बाद ज़ैद आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्रॉपिंग साइकिल चलती रहती है, अगेन ज़ैद के बाद खरीफ में मूव करते हैं, ठीक है। तो हम इसी को अकॉर्डिंग जो है अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं पर्टिकुलर लैंड में। तो यहाँ पे जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। टोटल क्रॉपिंग एरिया का मतलब क्या है, टोटल क्रॉपिंग एरिया मतलब होता है एरिया अंडर खरीफ प्लस रबी प्लस ज़ैद, ठीक है। इन तीनों को डिवाइड कर देंगे एरिया अंडर एक्चुअल कल्टिवेशन, एक्चुअल में वो लैंड था कितना, क्योंकि एक ही लैंड के ऊपर हमने खरीफ में, रबी में, ज़ैद में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करेंगे, बट एक्चुअल लैंड कितना था, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और जो हमको मिलेगा आंसर दैट इज़ द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब हम देखते हैं फोर्थ टर्म क्या है, दैट इज़ द स्पेसिफिक क्रॉप इंटेंसिटी इंडेक्स। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स विच इज़ गिवन बाय मैनीग्रे एट ऑल 1978। और ये जो चौथा टर्म है स्पेसिफिक क्रॉप इंटेंसिटी इंडेक्स, ये भी जो है उसने दिया, सेम साइंटिस्ट है विद इन सेम ईयर, मैनीग्रे एट ऑल 1978। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ CII दैट इज़ क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स का ही डेरिवेटिव है, एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एरिया टाइम डिनोटेड टू ईच क्रॉप और ग्रुप क्रॉप कंपेयर टू टोटल टाइम अवेलेबल। यहाँ पे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, टोटल टाइम अवेलेबल। ओके, मतलब कि कितना एरिया में कितने टाइम के लिए कोई क्रॉप लगी है या फिर ग्रुप ऑफ क्रॉप लगे हैं, उसको हमको
कंपेयर करना है कि हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल है। ओके, इस चीज़ को बोलते हैं स्पेसिफिक क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड दिस इज़ द फॉर्मूला गिवन हियर। ये फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसका आपको मीनिंग डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ओके, इससे पहले जो हमने क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स देखा था उसमें हम देखते थे कि एक्चुअल फार्मर में फार्मर को एक्चुअली कितना एरिया और कितना टाइम जो है उसने यूज़ करा है, और उसको हमको किससे कंपेयर करना था, टोटल अवेलेबल लैंड एरिया एंड टाइम। ओके, यहाँ पे हमको एरिया और टाइम दोनों से कंपेयर करना था, जबकि जो ये वाली डेफिनेशन है स्पेसिफिक क्रॉप इंटेंसिटी इंडेक्स की, यहाँ पे हमको कंपेयर करना है टोटल टाइम अवेलेबल से। ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा रिलेटिव क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स। ओके, ये एक तरह का मॉडिफिकेशन होता है CII यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ CII एंड डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ एरिया टाइम allotted to one crop or group of crops relative to the area time actually used in the production of all the crops। ठीक है, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे उसके रिलेटिव जो क्रॉप का एरिया और टाइम है एक्चुअली में वो क्या था उससे कंपेयर करते हैं। रिलेटिव का मतलब ये रिलेटिव मतलब कि जो रिलेटिव था यानी एक्चुअल में जो था। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या डिटरमाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ एरिया टाइम अलॉटेड टू वन ऑफ मोर क्रॉप। तो एक क्रॉप या फिर ग्रुप ऑफ क्रॉप्स को हमने कितना एरिया और टाइम एलोकेट करा, उसको हमें देखना है कि जो रिलेटिव एरिया टाइम था एक्चुअल फॉर द प्रोडक्शन वो कितना रहा, और दैट इज बिकम द रिलेटिव क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स। दिस इज द फॉर्मूला गिवन हेयर। नाउ इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग फार्मर्स whereas when relative vegetable intensity index is more than 50% then farmer will be called vegetable grower। तो यही होता है रिलेटिव क्रॉपिंग इंटेंसिटी के ज़रिए ही हम फार्मर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कि फार्मर जो है कितने रिच हैं, ठीक है, कितने लैंड में वो कितना ग्रो कर सकते हैं। सपोज कोई वेजिटेबल फार्मर की इंटेंसिटी इंडेक्स 50% है, इसका मतलब वो अच्छा वेजिटेबल ग्रोअर है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म 6.1 दैट इज़ द कल्टिवेटेड लैंड यूटिलाइजेशन इंडेक्स विच इज़ गिवन बाय चुएंग इन 1973। तो ये जो इम्पोर्टेंट है इंडेक्स, ठीक है, चुएंग ने दिया था 1973 में। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय समिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ लैंड एरिया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, समिंग करेंगे यानी प्लस करना है। किसको प्लस करना है, प्रोडक्ट ऑफ लैंड एरिया प्लांटेड टू ईच क्रॉप। हर एक क्रॉप का कितना लैंड है उसका उन सबका प्रोडक्ट का सम करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है बाय एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ दैट क्रॉप, कितने टाइम के लिए रही वो क्रॉप, एंड डिवाइडेड बाय टोटल कल्टिवेटेड लैंड एरिया टाइम्स 365 days। एंड द फॉर्मूला इज गिवन हियर। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है, दैट इज द डाइवर्सिटी इंडेक्स। डाइवर्सिटी इंडेक्स गिवन बाय स्ट्राउट 1975 एंड वैंग एंड यू। तो ये साइंटिस्ट हैं सब जिन्होंने टर्म जो था दिया था। अब इस टर्म का मतलब क्या होता है, यानी डाइवर्सिटी इंडेक्स का मतलब क्या है, इट मेजर्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉप्स और फार्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी क्रॉप्स में या हमारे फार्म प्रोडक्ट्स में कितनी मल्टीप्लिसिटी है। ठीक है, क्रॉप्स विच आर प्लांटेड इन अ ईयर बाय कंप्यूटिंग द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द शेयर ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम ईच इंडिविजुअल फार्म इंटरप्राइज इन अ सिंगल ईयर। यानी एक सिंगल ईयर में जो हमारा फार्म इंटरप्राइज है वहाँ से हमको कितना शेयर मिला है, ग्रॉस रेवेन्यू मिला है, रिसीव हुआ है, उन सब का हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द शेयर ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। यानी हमको जो ग्रॉस रेवेन्यू मिला था उन सब का हमने स्क्वायर करते गए, हर एक इंटरप्राइज का ग्रॉस रेवेन्यू का, ये ग्रॉस रेवेन्यू 1 फिर ग्रॉस रेवेन्यू 2 का स्क्वायर प्लस ग्रॉस रेवेन्यू 3 इसका स्क्वायर, इन सब का हमने रेसिप्रोकल करना था। ठीक है, रेसिप्रोकल हमने कर दिया यानी 1 अपॉन ये सब। तो इस तरह से हमको कैलकुलेट करना होता है डाइवर्सिटी इंडेक्स। ओके, और डाइवर्सिटी इंडेक्स में एक बात ध्यान रखना, लोअर द डाइवर्सिटी इंडेक्स हायर द स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अगर डाइवर्सिटी इंडेक्स की वैल्यू कम आएगी इसका मतलब हमारा स्पेशलाइजेशन जो है वो हाई है। ओके, रिमेंबर द स्पेशलाइजेशन इज
हाई, तो स्पेशलाइजेशन हाई होता है, यानी इन्वर्स रिलेटेड है। अगर डाइवर्सिटी इंडेक्स कम है तो स्पेशलाइजेशन हाई होगा, और अगर डाइवर्सिटी इंडेक्स हाई है तो स्पेशलाइजेशन लो होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल गिवन है, आप देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद एक टर्म और बचता है यहाँ पे, दैट इज़ द रोटेशनल इंटेंसिटी। रोटेशन इंटेंसिटी भी सिंपल है, रोटेशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ गिवन है, सिंपल है। रोटेशन इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ फील्ड डिवाइड बाय द ईयर ऑफ रोटेशन इनटू 100। ये सिंपल फॉर्मूला होता है रोटेशन इंटेंसिटी का। रोटेशन इंटेंसिटी यू ऑल नो, हम क्रॉप्स को कैसे रोटेशन में ग्रो करते हैं, खरीफ में ग्रो करेंगे, फिर रबी सीजन की क्रॉप, देन आफ्टर दैट ज़ैद सीजन। तो नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन फील्ड तो एक ही है, उसमें कितनी क्रॉप्स हमने ग्रो करी और ईयर ऑफ रोटेशन से डिवाइड करना है एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से हम रोटेशन इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इसको आप रीड कर लीजिए, सिंपल एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। And now this chapter is over. So thank you for watching the complete video and don't forget to like and subscribe this channel.